Good evening, everybody. Can you hear my voice clearly? Okay. So, bache, in the previous class, we had discussed epithelial tissue and its various types. Epithelial tissue और उसकी जो types थी वो हमने discuss किया था along with its functions. All right. बच्चे will be today continuing it further. Epithelial tissue जो है वो हमारा खत्म हो गया है. We'll be talking about the second type of animal tissue today, that is connective tissues. All right. So, bache, when you talk about connective tissues is the category of animal tissues which help in binding of different parts of animal body. Okay. Bache, we know that in animal body we have different parts, different tissues. All right. बच्चे different parts of the animal body or different tissues of the animal body, they have to be connected with each other. तो बच्चे वो किसके थ्रू होता है? It is done by connective tissue. Okay. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू, तो हाउ विल वी डिफाइन इट और हाउ विल वी टेल अबाउट इट ब्रीफली? कैसे हम इसको लिखेंगे? इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू. It is a type of tissue. It is a type of tissue. It is a type of tissue in which या आप लिख सकते हो, it is a type of tissue which helps to bind. Type of tissue which helps to bind. Which helps to bind various parts of the animal body. Which helps to connect or bind. Which helps to connect, bind, connect or bind various parts of the animal body. ठीक है. तो बच्चे ये वो टिश्यू है जो आपकी एनिमल बॉडी के अंदर या ह्यूमंस के अंदर भी आप कह सकते हो, इट विल कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और डिफरेंट टिश्यूज. इट हेल्प्स टू बाइंड डिफरेंट ऑर्गन्स आल्सो. ठीक है. डिफरेंट ऑर्गन्स को भी ये बाइंड करने में हेल्प करेगा, कनेक्ट करने में हेल्प करेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू. ऑलराइट. अब बच्चे जब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, ओके, विल बी डिवाइडिंग दिस इनटू वेरियस पार्ट्स. ऑलराइट. पर बच्चे जो हम मेजर कैटेगरीज बनाएंगे, इट वुड बी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मैट्रिक्स. ओके. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मैट्रिक्स और द सब्सटेंस जो इसके अंदर फिल्ड है, उस बेसिस पे हम इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. ऑलराइट. So what we are going to do now is we are going to write some general features. इसके कुछ general features जो हैं उनके बारे में लिखेंगे. या हम क्या कर सकते हैं, इधर ही point add कर सकते हैं. We'll straight away add the point here. It is the most abundant tissue. It is the most abundant tissue in the animal body. ओके. ये सबसे abundant टिश्यू है एनिमल बॉडी में. इट इज द मोस्ट abundant टिश्यू and is made up of living cells. And is made up of living cells. ठीक है. ये सबसे abundant टिश्यू है बच्चे एनिमल बॉडी में. और ये किस चीज का बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स. ये लिविंग सेल्स का बना हुआ है. ऑलराइट. अब बच्चे लिविंग सेल्स का बना है. इसके अलावा इसके अंदर आपको बहुत सारा
सब्सटेंस फिल्ड मिलेगा जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं. इट ऑल्सो कंटेन्स abundant ground substance known as matrix. Ground substance known as matrix. अब बच्चे डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मैट्रिक्स, जैसे बच्चे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है, वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी आपको एक ग्राउंड सब्सटेंस दिखेगा जिसके अंदर सारे सेल्स फाइबर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. उस ग्राउंड सब्सटेंस को कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज मैट्रिक्स. और बच्चे मैट्रिक्स का जो नेचर है, इट विल डिसाइड द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. उसके अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. Alright, so बच्चे the first category that we'll be picking up, it would be loose connective tissue. Okay, जो पहली कैटेगरी बच्चे हम पिक करेंगे, it is loose connective tissue. Loose connective tissue. Okay, अब बच्चे जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, इसके अंदर जो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स विल बी वेरी सॉफ्ट, नॉट वेल अरेंज्ड, इट वुड बी जेली लाइक. ओके, तो बच्चे जब हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, ओके ये देखो ये दिखाया हुआ है हमारी बॉडी में, ये कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट अंडर द स्किन. ऑलराइट, इट इज प्रेजेंट अंडर द स्किन. और बच्चे लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो मेजर कैटेगरी आती है दैट इज एरियोलर टिश्यू. ओके, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो मेजर कैटेगरी आती है टिश्यू की, दैट इज एरियोलर टिश्यू. ऑलराइट, तो अगर हम इसको नोटिस करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? जो हमारा मैट्रिक्स है, इट इज जेली लाइक, जेल लाइक, और इसके अंदर आपको बहुत सारे इंटरस्पर्स्ड क्या दिखाई देंगे? सेल्स दिखाई देंगे, फाइबर्स दिखाई देंगे. ठीक है, एंड दे आर मेनली प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी. ये पैकिंग टिश्यू की तरह वर्क करता है. ठीक है, सो लूज कनेक्टिव टिश्यू it is found throughout the animal body and is made up of living cells. And it is made up of living cells. It is made up of living cells distributed in a jelly like matrix. ओके, इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा बच्चे? जेली लाइक मैट्रिक्स दिखाई देगा. दिस इज द रीजन इट इज नोन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू. अब बच्चे इसको हम फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो पहली कैटेगरी आएगी दैट इज एरियोलर टिश्यू. ओके, द फर्स्ट कैटेगरी दैट विल कम अंडर लूज कनेक्टिव टिश्यू इज एरियोलर टिश्यू. ऑलराइट, अब बच्चे जब हम एरियोलर टिश्यू की बात करते हैं, it is known as the packing tissue. Areolar tissue को हम क्या कहते हैं? Packing tissue in plants. All right, areolar tissue is known as packing tissue. All right, जैसे बच्चे प्लांट्स के अंदर पेरेन्काइमा टिश्यू है the most abundant, acting as packing tissue. Similarly, areolar tissue is acting as packing tissue in animals. Okay, तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको क्या निकनेम देते हैं? It is known as the packing tissue. It is known as the packing tissue. It is known as the packing tissue.
इन एनिमल्स। ओके, इसको हम बच्चे क्या बोलते हैं, पैकिंग टिश्यू ऑफ एनिमल्स। अब बच्चे इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये एनिमल बॉडी में आपको हर जगह मिलेगा। इट इज फाउंड अराउंड द ऑर्गन्स, इट इज फाउंड बीनीथ द स्किन। ठीक है, ये स्किन को लोअर टिश्यूज के साथ क्या करता है, अटैच करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन इट इज नोन एज पैकिंग टिश्यू। ओके, आई विल जस्ट शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ एरियोलर टिश्यू। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, इसके अंदर आपको बहुत सारे सेल्स दिखाई देंगे जो स्कैटर्ड है। यू विल सी फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स, ओके, यू विल सी इलास्टिन फाइबर्स। इसके अंदर आपको फाइब्रोब्लास्ट भी दिखाई देंगे। सो यू विल सी मेनी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द एरियोलर टिश्यू। ओके, सो बच्चे जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, चलो ये एक बार इसको आगे लिख लेते हैं। इट इज नोन एज द पैकिंग टिश्यू इन एनिमल्स। इट इज फाउंड बीनीथ द स्किन, इट इज फाउंड बीनीथ द स्किन, ये स्किन के नीचे प्रेजेंट है। ओके, इट इज प्रेजेंट अराउंड द ऑर्गन्स, around the organs, and helps to bind muscles to bind capillaries, helps to bind capillaries and nerves to muscles। ओके, बच्चे हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स के ऊपर आपको बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज दिखाई देंगी, आपको नर्व्स दिखाई देंगी। तो बच्चे मसल्स के आसपास वो फिक्स कैसे होती हैं, दे आर फिक्स्ड विद हेल्प ऑफ एरियोलर टिश्यू विच इज द कनेक्टिव टिश्यू, वो उनको होल्ड करके रखता है एक साथ। ठीक है, अब बच्चे व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट वी विल ऑब्जर्व इन द एरियोलर टिश्यू। इसके अंदर हम अलग अलग कौन से कंपोनेंट्स देखेंगे। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ एरियोलर टिश्यू, व्हाट विल वी सी इन दिस। ओके, तो इसके अंदर हमें क्या क्या दिखाई देगा। फर्स्ट इज वी विल ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। बच्चे इसके अंदर आपको अलग अलग तरीके के क्या दिखाई देंगे। ऑलराइट, आई विल जस्ट components, I'll just, okay, it shows presence of cells like fibroblasts। बच्चे आपको इसके अंदर सेल्स दिखाई देंगे। ओके, सेल्स लाइक मास्ट सेल्स। ओके, पहले मास्ट सेल्स लिख लेते हैं, मास्ट सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। ऑलराइट, अब बच्चे ये जो मास्ट सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट मास्ट सेल्स क्या कहते हैं, मास्ट सेल्स सेक्रीट 3 इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। बच्चे मास्ट सेल्स जो हैं एरियोलर टिश्यू के अंदर, वो 3 इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस सेक्रीट करते हैं। मास्ट सेल्स सेक्रीट substances या secretes important, secretes substances like okay, first is बचे heparin। heparin क्या है बचे, it is anticoagulant। बच्चे आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब हमें कोई चोट वगैरह लग जाती है, व्हाट हैपेंस, हमारा जो ब्लड है वो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, इट क्लॉट्स। आफ्टर यू आर इंजर्ड, कट लग गया आपको, थोड़े टाइम के बाद आपका ब्लड जो है रुक जाता है बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग। पर बच्चे जो ब्लड आपके वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है, आर्टरीज या वेन्स के अंदर या कैपिलरीज के अंदर, वहां ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां ब्लड क्लॉट हो गया तो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होगी। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, हमारे जो एरियोलर टिश्यू के मास्ट सेल्स हैं, मास्ट सेल्स दे विल सेक्रीट सब्सटेंसेस लाइक हिपैरिन। हिपैरिन क्या रोल प्ले करता है बच्चे, इट इज एंटीकोगुलेंट।
anticoagulant, anticoagulant which prevents clotting inside blood vessels. हेपेरिन क्या रोल प्ले करता है? ये एंटीकोगुलेंट की तरह वर्क करता है, एंटीकोगुलेंट विच प्रिवेंट्स क्लॉटिंग इनसाइड द ब्लड या इनसाइड द ब्लड वेसल्स. ये क्लॉटिंग को रोकेगा ब्लड वेसल्स के अंदर. ओके. सिमिलरली और क्या ये सब्सटेंस सेक्रेट करता है? हिस्टामिन. अब अच्छा, हिस्टामिन क्या रोल प्ले करता है? हिस्टामिन प्लेज रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस, प्लेज रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस. हिस्टामिन क्या रोल प्ले करता है? ये एलर्जिक रिएक्शंस में रोल प्ले करता है. बच्चे आई थिंक यू माइट हैव हर्ड ऑफ एलर्जीज. एलर्जीज में क्या होता है? कई लोगों को क्या होता है, ड्यू टू सर्टेन सब्सटेंसेस उनकी बॉडी जो है हाइपर एक्टिव हो जाती है. कई बार रैशेस हो जाते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, उसको एलर्जिक रिएक्शंस कहते हैं. तो बच्चे हिस्टामिन का क्या रोल है? वो एलर्जिक रिएक्शंस को इंड्यूस करने में हेल्प करता है. ठीक है ना? तो हिस्टामिन प्लेज रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस. एंड एक लास्ट जो सब्सटेंस ये सेक्रीट करता है बच्चे, एंड सीरोटोनिन. बच्चे दिस इज द थर्ड सब्सटेंस व्हिच इज सेक्रेटेड बाय मास्ट सेल्स प्रेजेंट इन एरियोलर टिश्यू. अब बच्चे व्हाट रोल डज सीरोटोनिन प्ले? ये क्या रोल प्ले करता है? सीरोटोनिन, इट इज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर. इट इज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर which decreases the, या आप लिखो which constricts blood vessels to decrease ब्लड फ्लो. बच्चे इसका क्या रोल है? ये ब्लड वेसल के साइज को छोटा कर देता है. जैसे बच्चे अगर हमारे पास कोई पाइप है, पाइप से हम वाटर डाल रहे हैं गार्डन में, तो यू माइट हैव नोटिस कि अगर हम पाइप को दबा दें थोड़ा सा, तो बच्चे उसका क्या होता है? डायमीटर छोटा हो गया, पर बच्चे प्रेशर बढ़ जाता है. फ्लो तो कम हो गया पर प्रेशर बढ़ जाता है. तो बच्चे ये रोल कौन प्ले करता है हमारी बॉडी में? सीरोटोनिन. सीरोटोनिन क्या करता है? ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है. बट जब ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया, आपने ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर दिया, बट इट विल लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. पर बच्चे इससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. ओके, इट विल लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. ऑलराइट. तो बच्चे मास्ट सेल्स ये तीन सब्सटेंसेस सेक्रीट करते हैं. फर्स्ट इज हिपेरिन. हिपेरिन इज अ सब्सटेंस व्हिच विल प्रिवेंट क्लॉटिंग इनसाइड द ब्लड वेसल्स. सेकंड इज हिस्टामिन. बच्चे हिस्टामिन क्या रोल प्ले करता है? हिस्टामिन रोल प्ले करेगा एलर्जिक रिएक्शंस में. और थर्ड है सीरोटोनिन. सीरोटोनिन इज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर. ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स के साइज को छोटा करेगा ताकि ब्लड फ्लो बढ़े. And when blood flow will increase, when blood flow will decrease, उसकी वजह से क्या होगा? आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा. अच्छा, इज द रोल ऑफ मास्ट सेल्स क्लियर? इसमें कोई डाउट? इज दिस क्लियर? मास्ट सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ये तीन सब्सटेंसेस सेक्रेट कर रहे हैं एरियोलर टिश्यू में. क्या ये फंक्शंस क्लियर हैं सबको? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ओके, चलो. हाँ जी, अभी सुचिता. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. सर मेरा डाउट था कि सर जैसे ब्लड में सब ब्लड प्रेशर सब बढ़ जाता है, तो सर फिर वो मेंटेन कैसे होता है?
ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है, यस सर। बच्चे देखो, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना जो है ना, हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स वर्क करते हैं। एक होता है ब्रेन के थ्रू, एक होता है हॉर्मोन्स के थ्रू। ठीक है, तो बच्चे हमारे ब्रेन में जो हमारा हाइंड ब्रेन है एंड स्पेसिफिकली आर सेरिबेलम, ये क्या रोल प्ले करता है? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर में हार्मोनल कंट्रोल भी होते हैं, पर आपको ये चीज मतलब कैसे समझनी है कि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन और आपके ब्रेन के कोऑर्डिनेशन से मिलके आपका ब्लड प्रेशर बनता है। ठीक है, तो इसमें ओके आपकी सर। न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व है। क्लियर? ओके सर। ऑलराइट, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। ओके, चलो। सो बचे, ये तो हो गए मास सेल्स। अब बचे हमारे एरियोलर टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट भी हैं। अब फाइब्रोब्लास्ट क्या रोल प्ले करते हैं? बचे फाइब्रोब्लास्ट विल सेक्रीट और प्रोड्यूस फाइबर्स। फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं? फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइब्रोब्लास्ट क्या करेंगे बच्चे? दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। ओके, अब बच्चे ये जो फाइबर्स हैं, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। आई जस्ट शो इट टू यू इन द डायग्राम। ओके, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ लिखा हुआ है फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स एंड अदर फाइबर्स। ठीक है, तो बच्चे ये जो फाइबर्स हैं ये फाइब्रोब्लास्ट सेक्रीट करता है जो एरियोलर टिश्यू के अंदर होते हैं। ऑलराइट, तो बच्चे फाइब्रोब्लास्ट क्या रोल प्ले करता है? व्हाट रोल डज फाइब्रोब्लास्ट प्ले? इट सेक्रीट्स फाइबर्स। अब बच्चे फाइबर्स जो हैं वो कौन कौन सी कैटेगरीज के होते हैं? ओके, दी फाइबर्स आर, ये जो फाइबर्स प्रोड्यूस करता है, दी फाइबर्स आर white collagen fibers which have great strength and flexibility. ठीक है, बच्चे व्हाइट कोलेजन फाइबर्स होते हैं जिनके अंदर आपको क्या दिखाई देगा? बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है और फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरे जो फाइबर्स हैं, दी येलो elastin fibers, they have elasticity. ओके, बच्चे आपको याद रखना है कि जो फाइबर्स बनेंगे, जो फाइबर्स आपको एरियोलर टिश्यू के अंदर दिखेंगे वो दो कैटेगरीज में आएंगे। या तो आपको व्हाइट कोलेजन फाइबर्स दिखेंगे, ठीक है, वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो व्हाइट कोलेजन फाइबर्स जो हैं दे हैव ग्रेट स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, उनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दूसरे होते हैं बच्चे येलो इलास्टिन फाइबर्स जिनमें इलास्टिसिटी है। तो बच्चे इसमें डिफरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी डिफरेंट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि मूवमेंट अलाउड है, इलास्टिसिटी का मतलब दे कैन स्ट्रेच। तो येलो इलास्टिन फाइबर्स आर इलास्टिक, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स आर फ्लेक्सिबल। पर स्ट्रेंथ ज्यादा किसमें है? स्ट्रेंथ ज्यादा किसमें है? कोलेजन फाइबर्स के अंदर है। ये चीज याद रखनी है। और ये सेल्स जो है फाइब्रोब्लास्ट, ये प्रोड्यूस करते हैं ये फाइबर्स एरियोलर टिश्यू के अंदर। ऑलराइट, ओके, आई थिंक हमने इसके जो कंपोनेंट्स मुझे आपको बताने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा बच्चे और भी होते हैं, ठीक है ना। चलो बच्चे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो इट इज द पैकिंग टिश्यू, और ये कनेक्शंस करने में हेल्प करेगा स्किन की, ऑर्गन्स की, कैपिलरीज और नर्व्स टू मसल्स। तो इट हेल्प्स इन बाइंडिंग, ये एरियोलर टिश्यू का फंक्शन है। ओके, अब बच्चे हम चलते हैं लूज कनेक्टेड टिश्यू का सेकंड कैटेगरी पे। ओके, दैट इज एडिपोज टिश्यू। लूज कनेक्टेड टिश्यू की सेकंड कैटेगरी है एडिपोज टिश्यू। ऑलराइट, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज
टिश्यू। अब अच्छा, जब हम एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं, इट इज द लेयर विच स्टोर्स फैट। बच्चे एनिमल बॉडी में जो फैट है इट इज स्टोर्ड एज रिजर्व फूड। ओके, तो बच्चे एडिपोज टिश्यू एनिमल बॉडी ये किस चीज के साथ कंसर्न्ड है? इट इज कंसर्न्ड विद स्टोरेज ऑफ फैट। इट इज कंसर्न्ड विद स्टोरेज ऑफ फैट। एनिमल बॉडी में ये क्या रोल प्ले करता है? विद स्टोरेज ऑफ फैट। या आप लिख सकते हो इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फैट, fat which is reserve source of food. I'll just show you the type of cells that we see in the adipose tissue. Adipose tissue के अंदर हमें cells कैसे दिखाई देंगे? बच्चे if you carefully see, you will observe large spherical cells present in it. आपको adipose tissue के अंदर बड़े बड़े spherical cells दिखाई देंगे और बच्चे इनके अंदर फैट जो है वो स्टोर होता है। ओके, तो adipose tissue helps in storage of fats in large spherical cells. ओके, तो बच्चे ये जो सेल्स हमने देखे हैं इट इज कंसर्न विद स्टोरेज ऑफ फैट। तो ये फैट स्टोर का होता है, इट shows presence of large cells. It shows presence of large cells called एडिपोसाइट्स। ओके, इसके अंदर बच्चे लार्ज सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? एडिपोसाइट्स। और बच्चे ये जो एडिपोसाइट सेल्स हैं ये फैट को स्टोर करते हैं, ठीक है ना? कॉल्ड एडिपोसाइट्स विच स्टोर फैट्स। ऑलराइट, तो फैट की स्टोरेज में एडिपोस टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं एडिपोसाइट्स वो हेल्प कर रहे हैं। अब अच्छा, इस फैट का क्या रोल होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ फैट? फैट्स एक्ट्स एज रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट्स कैसे एक्ट करते हैं? ये रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह वर्क करते हैं, राइट? ओके, फैट्स एक्ट एज रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी के अंदर बच्चे फैट्स क्या कर रहे हैं? एनर्जी का रिजर्व सोर्स है। आपने देखा होगा जैसे हम बच्चे जब डाइटिंग पे चले जाते हैं तो हम खाना नहीं खा रहे तो हमारी बॉडी को एनर्जी कहां से मिलेगी? जो हमारी बॉडी में फैट स्टोर है। सो फैट एक्ट्स एज रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, इसके अलावा बच्चे फैट और क्या रोल प्ले करता है? इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर ऑल्सो। इट एक्ट्स एज इंसुलेटर। It acts as insulator. It acts as insulator and shock absorber for internal organs. बच्चे जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है ना उनके चारों तरफ फैट की लेयर्स होती हैं। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके चारों तरफ फैट की लेयर्स होती हैं। तो बच्चे ये जो फैट की लेयर्स हैं ये कैसे एक्ट कर रही हैं? दे आर एक्टिंग एज शॉक एब्जॉर्बर्स। शॉक एब्जॉर्बर समझते हो? जैसे अगर हम कभी गिर जाएं या हमें कोई जोर से मारे तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? फैट की लेयर्स। वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करते हैं, इंसुलेटर की तरह भी वर्क कर रहे हैं, वो हमें वार्म रखने में हेल्प करते हैं। बच्चे जैसे पोलर बियर है, पोलर बियर हैज अ वेरी लार्ज वेरी थिक लेयर ऑफ फैट बीनीथ द स्किन। और बच्चे वो जो फैट की लेयर है उसकी वजह से क्या रहती है उसकी बॉडी? इट रिमेन्स वार्म इन दी कोल्ड पोलर रीजन्स। तो ये इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, ठीक है? तो बच्चे ये इसके कुछ जनरल फंक्शंस हैं। अब बच्चे कुछ एनिमल्स में फैट्स को हम स्पेशल नेम देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैमल हम्प। ओके, कैमल हम्प स्टोर्स फैट। बच्चे आई होप आपको कैमल का जो हम्प है वो पता होगा।
कई बार ये सोचा जाता है कि हम के अंदर पानी स्टोर है, बच्चे दैट इज रॉन्ग। कैमल हम के अंदर पानी स्टोर नहीं करता, कैमल हम के अंदर फैट स्टोर करता है। सो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग व्हेन, जब वो खाना नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा, तो बच्चे जो उसका फैट है इट इज केमिकली ब्रोकन डाउन, तो उससे एनर्जी भी मिलेगी, और उसमें जो वाटर रिलीज होता है वो इंटरनली कैमल यूज करता है, इसलिए इट कैन गो विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक है, इसलिए हम कैमल को क्या कहते हैं, इट इज नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। ओके, इसलिए उसको शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं, बिकॉज कैमल कैन स्टोर फैट इन इट्स hump, and this fat which is stored in hump can break down to release energy and water. So camel hump stores fat. Fat which is broken down chemically to release एनर्जी एंड वाटर। तो बच्चे ये जो हम के अंदर फैट है वो क्या होता है, वो केमिकली ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि उससे क्या रिलीज हो, उससे एनर्जी रिलीज हो और वाटर रिलीज हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, उसके बाद बच्चे वेल्स के अंदर, वेल के अंदर भी एक फैट की बहुत बड़ी लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ब्लबर। ओके, ब्लबर is a fat layer present in elephants and whales, present in whales and elephants। तो बच्चे ये रिजर्व सोर्स की तरह भी वर्क कर रहा है और इंसुलेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है बच्चे, हमारी बॉडी में भी एक बहुत बड़ी फैट की लेयर है जहां फैट स्टोर होता है, ठीक है ना, तो वो भी रिजर्व सोर्स और इंसुलेटर की तरह वर्क करता है हमारे अंदर। तो बच्चे अगर हम एडिपोज टिश्यू के बारे में इतनी पॉइंट्स भी याद रखेंगे तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ऑलराइट, इसमें कोई डाउट? एडिपोज टिश्यू बच्चे, इसमें बहुत सारे हम ऐसे टर्म्स यूज कर रहे हैं जो एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में 1-1, 2-2 लाइंस ही दी हैं, पर बच्चे अगर आप कोई ओलंपियाड दोगे या अगर आपको एनटीएससी की तैयारी करनी है तो यू शुड बी नोइंग दिस मच डिटेल, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी डिटेल अगर आप याद करोगे तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। ऑलराइट, तो ये एडिपोज टिश्यू हो गया। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट विल बी पिकिंग अप टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ऑलराइट बच्चे, दे विल नॉट कम अंडर लूज कनेक्टेड टिश्यू। बुक्स में उसको रिजिड कनेक्टिव टिश्यू या डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी बोल दिया जाता है। हम ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, वी विल सिंपली क्लासिफाई इट इनटू टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, और उसके बारे में बस एक ऑब्जेक्टिव जो है छोटा सा पॉइंट लिखना है हमने। ओके, so when you talk about बच्चे tendons, okay, first of all let's quickly we will write our ligaments first. Okay, ligaments बच्चे, what are ligaments? Ligaments are cord like structures, cord like structures, ठीक है, which help to connect bone to bone, which helps to connect bone to bone। ऑलराइट, बच्चे लिगामेंट्स का क्या रोल है, ये बोन टू बोन को कनेक्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ऑलराइट, दे आर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच हेल्प्स टू कनेक्ट बोन टू बोन। ये बोन टू बोन क्या है, कनेक्शन करते हैं। अब बच्चे जब हम लिगामेंट्स को देखते हैं, ligaments are generally made up of white collagen fibers. Okay, they are made up of white collagen fibers। और बच्चे हमने white collagen fibers के बारे में क्या लिखा था, they have great strength, okay, great strength and flexibility। okay, तो बच्चे ये जो collagen fibers हैं, ऑलराइट, ये जो collagen fibers हैं
इसकी वजह से आपके जो लिगामेंट्स है वो बहुत क्या हो जाते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है। ओके, स्ट्रेंथ आती है, ऑलराइट, स्ट्रेंथ आती है। ऑलराइट, I don't think so. I have a image for ligaments as of now. But I'll share the image for ligaments and tendons. Okay. As of now, अभी मेरे पास ligaments और tendons की कोई image नहीं है. When I'll be sharing these notes, उसके अंदर मैं आपको image share कर दूंगा. Okay. ये बच्चे long cord like structures होते हैं, just like bundle of fibers. Okay. Alright. इस तरीके से आपको याद रखना है. ये देखो, एक मिनट, यहां देख सकते हैं। ओके, ये रही इमेज, सॉरी, यहां दिखाई, ये देखो, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इट इज, यहां आपको ऐसे वेवी स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं, दे आर व्हाइट कोलेगन फाइबर्स इन अ बंडल, ऑलराइट, बंडल में दिख रहे हैं आपको। ओके, चलो नेक्स्ट इज बचे टेंडन्स। टेंडन्स, टेंडन्स जो हैं ये बनते हैं मेनली ऑफ येलो इलास्टिन फाइबर्स। ओके, दे आर मेड अप ऑफ येलो इलास्टिन फाइबर्स। इनके अंदर येलो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। मुझे अब याद रखना है कि येलो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं वो बंडल्स नहीं बनाते, पर इनके अंदर ब्रांचेस होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ येलो इलास्टिन फाइबर्स व्हिच हैव ब्रांचेस, which have branches, okay, which have branches। और बच्चे इन ब्रांचेस की वजह से क्या लगता है हमें, दे आर एक्चुअली मेकिंग नेटवर्क्स। दिस अपीयर्स एज, दिस अपीयर्स, ओके, ऐसे लिखते हैं, ऑलराइट। इनमें येलो इलास्टिन फाइबर्स होंगे जिनके अंदर ब्रांचेस हैं, और बच्चे बीच बीच में आपको व्हाइट कोलेगन फाइबर्स भी दिखेंगे स्कैटर्ड। ओके, the white collagen fibers are scattered randomly between them. The white collagen fibers are randomly scattered between them. ठीक है, इनके अंदर जो व्हाइट कोलेगन फाइबर्स हैं वो रैंडमली स्कैटर्ड होते हैं, scattered between them। अब अच्छा, ये जो व्हाइट कोलेगन फाइबर्स इनके बीच में रैंडमली स्कैटर्ड है, ओके, उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि एक नेटवर्क बन रहा है, ऑलराइट। टेंडन्स जो हैं, टेंडन्स जो हैं, टेंडन्स जो हैं बच्चे, ये क्या करते हैं, दे हेल्प टू कनेक्ट बोन विद मसल्स। ओके, they connect bones with muscles। they connect bone with muscles। ये बच्चे बोन्स को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, ये बोन को मसल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। और बच्चे इन कनेक्शंस की वजह से आपके जो बोन्स और मसल्स की कोऑर्डिनेशन होती है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होती है, मूवमेंट होती है। दिस लीड्स टू मूवमेंट्स इन आवर बॉडी। आपको बच्चे ये याद रखना है कि लिगामेंट्स में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और लिगामेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, पर क्योंकि बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग फाइबर्स हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी में जहां वो प्रेजेंट होंगे उधर इतनी फ्री मूवमेंट नहीं है। पर बच्चे जहां टेंडन्स प्रेजेंट होंगे वहां ज्यादा फ्री मूवमेंट होगी, क्योंकि कोलेगन जो है, सॉरी, जो आपका इलास्टिन फाइबर है वो क्या है, इट इज इलास्टिक इन नेचर। सो टेंडन्स विल अलाउ मोर फ्री मूवमेंट इन कंपैरिजन टू लिगामेंट्स। ओके, तो बच्चे ये दो आपके फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ गए। ओके, लेट्स लेबल दिस एज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि जो हमारे पास नोट्स है उसमें उसकी ऐसी लेबलिंग है। ओके, दीज आर योर कैटेगरीज ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ऑलराइट। अब बच्चे फाइबर
फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आएगी, दैट वुड बी, ओके, विल पुट इट एज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल और रिजिड और डेंस। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बच्चे हम दो मेजर पोर्शंस पढ़ेंगे। फर्स्ट इज बोन्स, सेकंड इज कार्टिलेज। हमारा जो स्केलेटन है, स्केलेटन किसका बना है? बोन और कार्टिलेज का। ओके बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट बोन्स एंड कार्टिलेज, ऑलराइट, ओके, when you talk about bones and cartilage, they will come under the skeletal connective tissue. तो बच्चे, it acts as a supportive framework. It acts as a supportive framework. It acts as a supportive framework for the animal body. For the animal body. ओके बच्चे, ये एनिमल बॉडी के लिए कैसे वर्क करता है? ये एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क की तरह वर्क करता है एनिमल बॉडी के लिए। ऑलराइट, सपोर्टिव फ्रेमवर्क कैसे? बच्चे, अगर हम अपना स्केलेटन सिस्टम देखें जो बोन्स का बना हुआ है, हमारा ये फ्रेमवर्क है जिसपे हमारी बॉडी जो है सपोर्टेड है। अगर बच्चे हम इसको हटा दें, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? हमारे बॉडी का कोई शेप नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी की मूवमेंट, शेप वगैरह में स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बच्चे, इसके अंदर हम दो कैटेगरीज देखेंगे। फर्स्ट इज कार्टिलेज। ऑलराइट, अब बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट कार्टिलेज, कार्टिलेज जो है, इट इज नॉट एज हार्ड एज योर बोन। बच्चे, ये कहां प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट एट योर नोज टिप्स, इट इज प्रेजेंट इन योर ईयर्स। अगर आप ईयर्स, जो आउटर ईयर्स है, उनको टच करके देखो, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये कार्टिलेज के बने हैं। आपके जो नोज है, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज, इट इज नॉट एज रिजिड, इट इज नॉट एज रिजिड एज बोन्स। ये बोन की तरह बच्चे ज्यादा रिजिड नहीं होता। ठीक है ना? और बच्चे, अगर हम इसका मैट्रिक्स देखते हैं, इट्स मैट्रिक्स, ओके, या इट शो, या इट हैज मैट्रिक्स, इट हैज मैट्रिक्स इन विच, ओके, इसका जो मैट्रिक्स होता है बच्चे, मैट्रिक्स मतलब ग्राउंड सब्सटेंस, इट हैज मैट्रिक्स इन विच cells called chondroblast, in which chondroblast cells लिख लेते हैं, in which chondroblast cells are randomly arranged, या आप लिख लो are scattered randomly। ठीक है बच्चे, इसके मैट्रिक्स के अंदर कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो स्कैटर्ड होते हैं रैंडमली। ओके, और बच्चे, ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल है, ये फर्दर ग्रो करके डिवाइड कर कार्टिलेज की मैट्रिक्स बनाते हैं, और जो सब्सटेंसेस की जरूरत है वो बनाते हैं कार्टिलेज के लिए। ठीक है, इट ऑल्सो शोज प्रेजेंस ऑफ, it also shows presence of, it also shows presence of a protein called chondrin। इसके मैट्रिक्स के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रिन। ओके, और बच्चे, कार्टिलेज की जो आउटर कवरिंग है उसको हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। ओके, इट इज सराउंडेड बाय अ आउटर लेयर, इट इज सराउंडेड बाय अ आउटर लेयर known as
पेरिकॉन्ड्रियम। ओके, अब बच्चे कार्टिलेज के साथ ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये बहुत सॉफ्ट है, ठीक है ना, बोन की तरह हार्ड नहीं है। पर बच्चे कार्टिलेज की जब हम बात करते हैं, कार्टिलेज के अंदर हीलिंग नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने नोज को क्या करें, पियर्स कर लें, ठीक है, जैसे फीमेल्स करते हैं बच्चे, टू वेयर अ नोज पिन और समथिंग, तो बच्चे आपने नोटिस किया होगा कि उसमें वो जो होल है वो फिल अप नहीं होता। अगर आपने एक बार होल करवा लिया वो रहेगा होल। हाँ, उसके ऊपर स्किन आ सकती है, एपिथेलियल टिश्यू आ सकता है, पर बच्चे कनेक्टिव टिश्यू जो कार्टिलेज उसके अंदर प्रेजेंट है उसमें ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। तो बच्चे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर आप उसको बोन के साथ कंपेयर करो, बोन के अंदर बच्चे ग्रोथ होती है क्योंकि इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, बट बच्चे दिस इज समथिंग यू विल नॉट सी इन कार्टिलेज। कार्टिलेज के अंदर हीलिंग या रिपेयर की प्रॉपर्टी नहीं होती। इसलिए अगर आप एक बार को पियर्स करवा लो, ईयर्स को पियर्स करवा लो, तो उनमें बच्चे दोबारा रिपेयर नहीं होगी। हाँ, उसके ऊपर हो सकता है कि आप एपिथेलियल टिश्यू की ग्रोथ देख लो, पर बच्चे कार्टिलेज के अंदर आप ग्रोथ नहीं देखोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। हाँ जी अथर। सर मतलब एक बार नाक टूट गए तो वो फिर से रिपेयर नहीं हो सकती? क्योंकि बच्चे कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं है, तो उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो उसके अंदर ग्रोथ नहीं होगी। ओके सर। ठीक है ना, ये चीज याद रखनी है। ऑलराइट, तो यू विल नॉट सी एनी रिपेयर इन दिस, ये चीज आपको याद रखना है। अब बच्चे कार्टिलेज किधर प्रेजेंट है, वेयर इज इट प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट इन दी, इट इज प्रेजेंट इन दी नोज, ये नोज में प्रेजेंट है बच्चे, इट इज प्रेजेंट इन दी नोज, नोज के अंदर प्रेजेंट है, आउटर ईयर और पिन्ना। बच्चे आउटर ईयर जो होता है उसको पिन्ना कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स, बच्चे जो आपकी वोकल कॉर्ड्स हैं लैरिंग्स में, उसमें कार्टिलेज होता है। एंड बच्चे ये जॉइंट्स के बीच में भी प्रेजेंट होता है, एंड बिटवीन surfaces of joints, ऑलराइट। तो बच्चे ये कुछ मेजर लोकेशंस हैं जहां आपको कार्टिलेज मिलता है। बच्चे इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह पे कार्टिलेज है, पर बच्चे अगर हम इतना याद रखेंगे तो दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। सो यू विल सी इट इन द नोज, इट इज प्रेजेंट इन द आउटर ईयर और पिन्ना, इट इज प्रेजेंट इन वोकल कॉर्ड्स, इन लैरिंग्स, इट इज प्रेजेंट बिटवीन सर्फेसेस ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, it is softer, it is softer in comparison to, it is softer in comparison to bones। अब बच्चे नेक्स्ट है हमारा बोन्स। बोन्स की जब हम बात करते हैं बच्चे, बोन जो है इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी ओवर विच मसल्स आर अटैच्ड। तो बच्चे स्केलेटल सिस्टम जो है हमारा वो मेजर बोन्स का बना हुआ है। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट बोन्स, bones are very strong and hard and they are inflexible, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं है, आप अपनी बोन्स को मोड़ नहीं सकते, they are hard, rigid। अब बच्चे इसके पीछे रीजन क्या है? बच्चे बोन्स को जब हम देखते हैं, दी बोन सेल्स को हम कहते हैं बच्चे ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो है बच्चे दे आर प्रेजेंट इन अ वेरी रिजिड मैट्रिक्स, रिजिड मैट्रिक्स का मतलब है हार्ड। और ये जो बच्चे मैट्रिक्स है हार्ड क्यों है? It is due to presence of calcium and phosphorus salts। बच्चे हमारे बोन्स में मैट्रिक्स के अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के, उनकी वजह से हमारा मैट्रिक्स जो होता है बोन का वो बहुत रिजिड या हार्ड हो जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा कई बार कि बोन्स वीक क्यों हो जाती हैं? बोन्स बिकम वीक ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम इन इट। अगर हमारी डाइट में कैल्शियम नहीं है तो हमारी बोन्स वीक हो जाती है। तो उसके वजह रीजन क्या है कि हमारे मैट्रिक्स के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के सॉल्ट्स होते हैं जो उसको रिजिड बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं। ओके, ऑलराइट बच्चे, दिस इज एक्चुअली अ सेक्शन ऑफ योर बोन। ये बोन के थ्रू एक सेक्शन है जहां आपको बोन के अंदर सेल्स की अरेंजमेंट दिख रही है, ऑलराइट। तो बच्चे ये एक पर्टिकुलर यूनिट जो आपको बोन के अंदर दिखता है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियन। एंड इफ यू केयरफुली सी दी सेल्स,
ये देखो इधर ऑस्टियोसाइट्स लिखा है, ऑस्टियोब्लास्ट दे विल मैच्योर टू फॉर्म ऑस्टियोसाइट। ओके, दीज ऑस्टियोसाइट्स दे आर अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक सर्कल्स। अगर आप ध्यान से देखोगे बोन के अंदर आपको ऑस्टियोसाइट सेल्स, बोन के जो सेल्स हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज दिखाई देंगे। और बच्चे बोन के सेंटर में माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स होती हैं जिनको हम कहते हैं हैवर्शियन कैनाल्स। बच्चे थ्रू दी हैवर्शियन blood vessel and a nerve will enter or reach the bone। हैवर्शियन कैनाल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल और नर्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो बच्चे हैवर्शियन कैनाल्स के चारों तरफ यू विल सी कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ ऑस्टियोसाइट्स, वो एक कंसेंट्रिक सर्कल में अरेंज होते हैं। ठीक है, और ये जो आपके बच्चे कैनाल्स हैं, हैवर्शियन कैनाल्स, इनके थ्रू ब्लड वेसल और नर्व्स की सप्लाई आती है। This is the reason your bones can repair themselves. They have ability to repair themselves. ठीक है, तो we are going to write a few important points regarding bones. ठीक है, bones जो हैं ये हमारा dense connective tissue का second part है। अब अच्छा, जब हम bone की बात करते हैं, bone is very rigid. Okay, it is very rigid and hard. It is very rigid and hard due to presence of, बच्चे इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन इट्स मैट्रिक्स। बच्चे बोन की मैट्रिक्स के अंदर आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स दिखाई देंगे। जनरली कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये सॉल्ट्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बोन बहुत रिजिड हो जाती है। ओके, इट ऑल्सो शोज प्रेजेंस ऑफ सेल्स कॉल्ड osteoblast which arrange themselves in concentric layers। बच्चे अगर आप देखोगे मैट्रिक्स के अंदर जो इसके सेल्स हैं ऑस्टियोब्लास्ट, वो कैसे अरेंज करेंगे अपने आप को? they will arrange themselves in layers around a central हैवर्शियन कैनाल। ऑलराइट, और बच्चे ये जो हैवर्शियन कैनाल है इट इज माइक्रोस्कोपिक। इसको ये नहीं समझना कि बहुत बड़ी है, छोटी होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम हैवर्शियन कैनाल। थ्रू या इन दी हैवर्शियन कैनाल हम क्या देखेंगे? व्हाट विल यू सी इन हैवर्शियन कैनाल? अ स्मॉल ब्लड वेसल and nerve is present। जब आपकी हड्डी टूटती है या आपकी बोन पे कोई चोट लगती है तो आपको बहुत पेन होती है, क्योंकि नर्व्स हैं। ऐसा कार्टिलेज के अंदर नहीं है, कार्टिलेज में आपको पेन नहीं होती क्योंकि उसमें ब्लड वेसल और नर्व्स नहीं है। ठीक है ना? सो इन हैवर्शियन कैनाल, हैवर्शियन कैनाल के अंदर आप क्या देखोगे? हैवर्शियन कैनाल के अंदर we will see presence of a small blood vessel and a nerve, and बच्चे due to presence of these a bone can repair itself and it can grow due to this feature। इस फीचर की वजह से क्या होता है? a bone can repair, a bone can repair, या bone can repair and heal itself and heal। जैसे बच्चे कभी आपको फ्रैक्चर हो जाता है तो बच्चे आपके जो बोन्स हैं वो ठीक हो जाती हैं थोड़े टाइम के बाद। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ब्लड वेसल और नर्व की सप्लाई है। ठीक है, तो बच्चे बोन्स जो हैं ये कहां प्रेजेंट होते हैं? वेयर आर दे प्रेजेंट?
the inner skeleton is made up of bones. ठीक है, जैसे आपके लिम्स हैं, आर्म्स हैं, लेग्स हैं, बच्चे आपका जो ब्रेन का स्कल है, ये सब बोन्स का बना हुआ है. ठीक है, द इनर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स. और इसका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन. It provides protection and helps in movements. Helps in movements and locomotion. ठीक है, तो बच्चे हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और हमारी मूवमेंट्स और लोकोमोशन में भी हेल्प करता है इन कोऑर्डिनेशन विद मसल्स. ठीक है, तो बच्चे इसके अंदर दो कैटेगरीज आ रही हैं, कार्टिलेज एंड बोन. दिस इज इट. यहाँ ये जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है. सात्विक, ओके, सात्विक, आई कैनॉट हेयर योर वॉइस बेटा.